आज हम आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताने वाले हैं, जो कि 1200 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक इसमें राज्य साम्राज्य चला। यहाँ पे इसके पहले हम देख चुके हैं, आपको बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। इसमें मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य, मगध, महाजनपद जिसमें आता है, सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने आ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हुआ क्या था, ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये सबसे अच्छा टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत। इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं हमारा, इसमें सबसे पहले आया था हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश के गुलाम वंश में 11 शासक थे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आया था हमारा खिलजी वंश। थर्ड आया था हमारा खिलजी वंश में तो हमारे 5 शासक थे। और थर्ड आया था हमारा तुगलक वंश। थर्ड हमारा क्या आया था, तुगलक वंश, ठीक है। थर्ड हमारा आया था तुगलक वंश, ठीक है। और फोर्थ आया था हमारा सैयद वंश। इसमें हमारे जो थे टोटल 4 शासक थे, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से शासक थे, क्या क्या नाम था और कैसे इनकी पूरी एक के बाद एक कौन कौन आया था। अब ये देखिए, पांचवा हमारा लोधी वंश है। लोधी वंश में हमारे 3 शासक थे, ठीक है। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। अभी हम देखते हैं कि कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखते हैं, पूरा चार्ट बताते हैं आपको इसमें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आपको नरवर एकेडमी को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, यहाँ पे ये थंब दबाइए, यहाँ पे जहाँ पे सब्सक्राइब किए यहाँ पे एक बेल आइकन को आप दबाइए, जिससे आपके पास लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन वो आपके आते रहेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिए पूरा, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये देखिए आप, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं आपके इस तरह के आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू। आगे देखता हूँ मैं नेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए, अब दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में हम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारा गुलाम वंश। क्या हमारा गुलाम वंश, गुलाम वंश में क्या थे, 11 शासक के कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। ये देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह का इल्तुतमिश आया था। रजिया सुल्तान, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद। ऐसे का हमारा गुलाम वंश में 11 शासक थे। ऐसे हमारा जो पूरा नाम ये हमारा दे रखा है, ठीक है। ये देखिए हमारा, ठीक है। सेकंड हमारा है खिलजी वंश, 5 शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, 12 साल से 1316, सियाउद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और इसमें जो हमारा पार्ट है वो हमारा गुलाम वंश का भी कवर हुआ है। खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश हमारा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि पार्ट ही इतना बड़ा है गुलाम वंश का, इसलिए मैं इसमें इसी वीडियो में कवर हो पाया था, ठीक है। इस नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक और अबरू अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, अलाउद्दीन सिकंदर। ये सारा चीज़ जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाए, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है। सैयद वंश 4 शासक थे, खिज़र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश में 3 शासक थे, बेला लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, हम देख रहे हैं, ठीक है। अब गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। 11 शासक थे, 1206 से 1290 ईस्वी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं क्या था क्या नहीं था, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। ये देखिए, दिल्ली पर शासन करने वाला सुल्तान तीन तीन अलग अलग वंश के थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबू और इल्तुतमिश ने शमी और बलबनी वंश की स्थापना की थी आरंभ में। कुतुबी वंश को दास या गुलाम वंश का नाम दिया, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये हमारा मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान किसके पहले था, वो आपको मैं वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको मोहम्मद गोरी की जो तराइन का युद्ध जो सब हुआ वो मैं आपको उसके मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दिल्ली पे शासक 3 अलग वंश के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी थे, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलवानी नाम की वंश की स्थापना की थी, ठीक है। ये गुलाम के गुलाम थे, इसलिए इनको गुलाम वंश किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ हमें पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे क्या किया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम में सबसे योग्य
और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह तुर्क जनजाति का था और कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता भी कहा जाता था। किसको? ये हमारा क्वेश्चन है। अगर कोई पूछेगा अर्थ इस जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका चंद्रमा का देवता होता है। ठीक है। और इसका बोलते हैं ये बचपन में ही दास के रूप में था और एक निसापुर के बाज़ार में लाया गया था। तो वहाँ से जो काजी थे फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने इसको ख़रीद लिया था। ठीक है। और इसको का बचपन में कुरान पढ़ने का शौक़ था, तो इसको बचपन से कारण तो इसको कुरान का पाठ करने वाला ऐसे नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है। आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पॉइंट्स है, ये देखिए। ये थोड़ा मिस्टेक होगी, बचपन से ही दास ग्रुप में वह निसापुर के बाजार में ला गया, वहाँ से उसे काजी फ़खरुद्दीन ऐबक बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुरान पढ़ने का सीख लिया था, इसके कारण से कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, हमारा थर्ड पॉइंट है मोहम्मद गोरी ने उसे आमिर ए आखुर साईं घुड़साल का अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर दिया था। ठीक है। ये हमें याद रखना है। ठीक है। इसका आमिर ए आखुर बोलते हैं। ठीक है। साईं घुड़साल का अधिकारी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। बहुत परिवर्तन आया था उसकी लाइफ में आने के बाद मोहम्मद गोरी की। ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ और दिल्ली में इंद्रप्रस्थ का अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है। किसमें? दिल्ली में। ठीक है। थोड़ा मिस्टेक है, देख लेना आप, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पद देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। किसने? 1208 ईस्वी में। ठीक है। मोहम्मद गोरी के भतीजे था, क्या क्या कौन था? गयासुद्दीन महमूद ने। ठीक है। उसको दास की मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि धारण याली की थी। ठीक है। जी हमें दिखाना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का जो है संस्थापक माना जाता है, ये याद रखना। ठीक है। और उसने है ना जो जो सुल्तान उपाधि थी उसने कभी धारण नहीं किए थे, तो उसके अंदर क्या था, केवल मालिक और सिर्फ सालसार की पद्धति धारण की थी। किसकी? मलिक और किसकी थी? मलिक और सिर्फ पहसलार बोलते हैं। ठीक है। मलिक और सिर्फ सलार। ठीक है। मलिक और सिर्फ सलार बोलते हैं। ठीक है। और वो इतना दानी था कि लाखों का जो दान करता था, ठीक है, उसको लाख बख्श बोलते थे। और जब वो पील बख्श भी बोलते थे, लाख बख्श बोलते थे तो पील बख्श भी थे। पील बख्श में क्या था? हाथी को दान देने वाला का था, नाम से आता है। तो इसके मैं आगे बता रहा हूँ आपको पॉइंट पहले। ठीक है। देख लीजिए, यह लाखों दान करने वाला पील बख्श हाथी को दान नाम से विख्यात था। इसके दरबार में हसन निजामी, फ़क्र, मुदब्बिर जैसे विधान रहते थे। ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है। और उसने क्या था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है। ये आगे हम देखेंगे पॉइंट क्या है। ठीक है। हो गया। ये देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इसका नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रख दिया गया था। ठीक है। ये पार्ट ये देखना आप। ठीक है। नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की गहरी चोट लगी, इससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कहा था, भारत की जो प्रथम मस्जिद थी कुबत उल इस्लाम, जो पृथ्वीराज थर्ड के जो राहित पिथोगोरा के स्थान पर इसमें निर्मित बनाया था। ठीक है। कहाँ पर गया था? पृथ्वीराज तृतीय के जो किला था राय पिथौरागढ़ में, उसमें बनाया था। वो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था उसको मैं आपको बता रहा हूँ आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट है, ये पढ़ लीजिए पूरा। इसने प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम पृथ्वीराज किले राय पिथौरागढ़ के स्थल पर निर्मित किया और 2.5 दिन का झोपड़ा वी ग्रहराज विशलदेव चतुर्थी के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अजमेर में बनवाया था। ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, क्या क्या विशेषता क्या है। इसके बाद जो है हमारा आराम शाह आया था। ठीक है। आराम शाह के उसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलने के कारण। तो इसके बाद देखते हैं कौन आया था, हमारी सब चीज़ देखते हैं। ठीक है। ये पॉइंट हो गया रिवाइज। आराम शाह था, तो हमारा ये 1206 से 1210 ईस्वी में था। कौन था? हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो है ये जो है वो था 1210 से 1206 से 1210। ठीक है। 10 तक था। ठीक है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आया था हमारा आराम शाह था, 1210 ईस्वी में था। इसके बारे में तो कुछ पॉइंट नोट्स करते हैं। ये देखिए हमारा, इसके बारे में था कुतुबुद्दीन ऐबक की आपत्ति कारण उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या को तुर्की सरदार ने स्वयं हल किया।
कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर का सुल्तान घोषित कर दिया था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और आराम शाह था एक मतलब उसके बारे में सुनते हैं, वो एक आलसी आलसी था, अयोग्य व्यक्ति था। आराम शाह अक्षम और अयोग्य व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया। क्या किया? इसका विरोध किया, ठीक है। ये चीज़ देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के तुर्क सरदार ने बदायूं गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश शीघ्र ही जल्दी पहुंच गया, ठीक है। आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक पहुंच गया था, परंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया, ठीक है। ये सब चलता रहता, हत्या करना, फिर राज्य हड़पना, ये सब सारी चीज़ें हिस्ट्री में हुई है, ये सब हमें देखने को मिला है आगे, ठीक है। और जो भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश ही था। कौन था? इल्तुतमिश था। ये सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा ये पॉइंट रिवाइज के लिए। नेक्स्ट देखिए, इल्तुतमिश के बारे में। इल जो इल्तुतमिश था वो हमारा 1210 से 1236 ईस्वी था। अब इसके बाद में था, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। सेकेंड है हमारा आराम शाह 1210 ईस्वी। इल्तुतमिश से 1210 से 1236 ईस्वी। सबसे ज़्यादा शासन इसने किया था, ठीक है। गुलाम आजम में याद आएगा। तो क्या हुआ था इसमें देखिए, नेक्स्ट में देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शमसी वंश का शासक था, जिसके कारण वंश का नाम शमसी पड़ गया था, ठीक है। ये देखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका पहले पॉइंट, ठीक है। ये देखिए, इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। इसने इसको खरीदा था। ऐबक को प्रारंभ से ही सर जहां अंगरक्षकों का प्रदान का महत्वपूर्ण पद दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था, ठीक है। ये चीज़ देखना है, ठीक है। इल्तुतमिश से ब्याह किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। इसकी एकता व्यवस्था प्रारंभ की, जिसके अंदर सभी सैनिकों गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान दी जाती है, ठीक है। ये चीज़ देखना है। अब इसने क्या करा? इसने बहुत सारे साम्राज्य करे। इसने अपने शासनकाल में उत्तर पश्चिम पर निगाह टिकी थी। उन दिनों क्या था? ख्वारिज़्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसकी पूरी सीमा सिंधु नदी तक विस्तृत थी। इस खतरे को टालने के लिए क्या करा? इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए एक कुछ किया और उस पर अधिकार कर लिया। और 1220 ईस्वी में ख्वारिज़मी साम्राज्य को मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। ऐसे हमें याद रखना है। तो इसका जो साम्राज्य था उसकी चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक और कैस्पियन सागर से जक्सटिस नदी तक फैली थी, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ है, बंगाल और बिहार में इबाज नाम का एक व्यक्ति था जिसे सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर अपनी आज़ादी की धारणा घोषणा कर दी थी। इसी चीज़ में हमें याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पढ़ना पढ़ लिया था, बताते आपको। एकता, एकता क्या होता था? ये हमारा वहाँ एकता दिया है। एकता जो होता है हमारा, एकता दिया है। एकता का मतलब होता है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि या भूमि एकता, तथा इसे लेने वाले एकतावार कहलाते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और इसने क्या कहा था? इल्तुतमिश ने अरबी भाषा का प्रचलन किया था, अरबी सिक्कों का। इसमें चांदी के टंका, तांबे के जीतल, ये सारी चीज़ थी हमारी प्रचलन थी। और दिल्ली में टकसाल स्थापित किया था, ठीक है। और टंकों पर टकसाल नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को किया था, ठीक है। सिक्कों पर शिव की नदी और चौगान घुड़सवार अंकित करे थे इसने, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ने वाले बंधु हम। ये देखिए, सिक्कों पर शिव की नदी और चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। नेक्स्ट वन, उसने बगदाद के खलीफा और मुंशिर से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बना, ठीक है। थर्ड, रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक था। ये भी याद रखना है, ठीक है, क्या था नहीं क्या नहीं था। और इसने क्या कहा था? एक न्यायपीड़ित शासक था। इब्तिदा के अनुसार उसने अपने महल के सामने जो था संगमरमर की 2 शेरों की मूर्ति स्थापित करवाई थी। उसने क्या की थी? इब्तिदा के अनुसार ये संगमरमर था, उसकी 2 शेरों की मूर्ति थी, वो स्थापित करवाई थी और उनके गले में 2 घंटी ऐसा करके बांधी थी, ठीक है।
और जिनको बाजार में कोई व्यक्ति जाता न्याय मांगता था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और उसमें ग्वालियर की जो विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था, ठीक है, ये याद रखना है। कोई पॉइंट पूछ सकता है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए, इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा ये मुइज़ी और अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा ये मुइज़ी और ये जो उसका पुत्र था उसके नासिरी मदरसा के नाम से ये याद रखना, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद का निर्माण का पिता कहा जाता है, ठीक है। उसने सुल्तानी घड़ी मकबरा अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया, यह भारत का प्रथम मकबरा था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके शासनकाल में न्याय जाने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और जो इसकी मृत्यु है 30 अप्रैल 1236 को इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, इल्तुतमिश की, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद इसका रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, जिसमें 1236 ईस्वी में ना वो किया, ठीक है। अब इसने क्या, इसकी मृत्यु हो गई थी तो अपनी पुत्री रजिया को सौंपने की इच्छा व्यक्त की। तो इसका मैं पूरा बताने वाला हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये आप पढ़िए, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने पिता के इल्तुतमिश ने अपने पति के ऊपर अपना राज्य राज्य को सौंपने की इच्छा व्यक्त की थी, पुत्र के ऊपर है, ठीक है, अपनी पुत्री के ऊपर सौंपने की इच्छा करी थी राज्य के। उसका कारण यह था कि उसका योग्य और बड़े पुत्र लखनौती के शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी। उसका छोटा पुत्र रुकनुद्दीन था, वो एक दुर्लभ अक्षम व्यक्ति था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक दुर्लभ अक्षम व्यक्ति था। और जो तुर्क अमीर थे, जो एक स्त्री को राज्य करते हुए देखना अपना अपमान समझते थे, इसके कारण उन्होंने क्या करा, ये सारे लफड़े हो रहे थे, ठीक है, ये देखना। तुर्क कभी एक ही स्त्री को राज्य करते हुए देखना अपना अपमान समझते थे। आधा अनेक तुर्क अमीरों, फिरोज शाह की माता शाहतू खान और अनेक अख्तादारों ने षड्यंत्र कर रुकनुद्दीन को 1236 में सुल्तान घोषित कर दिया था, ठीक है। लेकिन वो फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया, लेकिन वह राज्य पर नियंत्रण कर नहीं पाया था। तो वास्तविक सत्ता थी वो शाहतू खान के हाथों में चली गई, जो उसकी माँ थी, जो एक क्रूर महिला थी, ठीक है, ये तो याद रखना, ठीक है। ये देखना, फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया लेकिन परंतु राज्य पर नियंत्रण नहीं कर सका। वास्तविक सत्ता शाहतू खान के हाथों पर चली गई, जो एक क्रूर महिला थी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रजिया के बारे में बात करते हैं। रजिया का जो शासन था 1236 से 1239 था, ये हमारा 3 साल का था, ठीक है, ये देखना। फर्स्ट पॉइंट देखिए हम, ग्वालियर से वापस आने पर इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है ना, किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। और रजिया को जो अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा, ये केवल 3 वर्ष शासन कर पाई, ठीक है, इसी रखना। रजिया से तुर्क अमीर और आम जनमानस प्रभावित हो गए, जिसके विरुद्ध जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाहतू खान को गिरफ्तार कर लिया एवं रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है, ये याद हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया ने क्या करा, लाल वस्त्र पहनकर न्याय की माँ का प्रतीक रखा और नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई थी, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। और जो फिरोज शाह था, जब विद्रोह से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा था तो उसे भी कैद कर लिया था, उसकी हत्या कर दी गई और 1236 में रजिया सुल्तान पद पर प्रतिष्ठित हो गई थी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी, याद रखना है, प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। एक रानी रुद्रमा थी हमारी, वो हमारी जो थी रानी रुद्रमा थी, वो 1260 से 1291 थी। वंश था काकतीय और द्वार समुद्र राज्य था। उसके बाद हमारी थी मरदूम जहाँ थी, 1461 से 1469 था, और दक्षिण बहिमनी थी। रानी दुर्गावती थी, मतलब महिला शासक की बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती थी हमारी, वो हमारी 1560 से 1564 थी, गोंड में थी, और राज्य था गढ़कटंगा, ठीक है। एक ताराबाई थी, भोसले मराठे में थी। एक बेगम बहाड़ी साहिब थी, ऐसा करके चांदी भी सुल्तान अहमद शाही थी, अहमदनगर में थी। ऐसे हमारी जो थी मध्यकालीन महिला शासकी थी, उनका कालक्रम हमने आपको बता दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राज्य के शासनकाल में क्या हुआ, सत्ता के लिए राजतंत्र और उनके जो तुर्क सरदार के बीच संघर्ष हुआ, जिससे कभी कभी जेल लगानी या चालीसा भी कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, चालीसा क्या होती है, बहुत बार पॉइंट आएगा, चालीसा ध्यान रखना। रजिया ने क्या करा, पर्दा प्रथा को त्याग कर दिया और पुरुषों को समान क्या करती, कोट और टोपी पहनकर दरबार में बैठ जाती थी, तो शासन क्या संभालती थी। ठीक है, याद रखना है। देखिए, बता दिया। नहीं, देखिए याकूब खान, ये चीज़ हमें देखना है। उसके कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई। क्या हुआ, एक वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दी नशीनी, राज्यरोहण, मतलब गद्दी नशीनी क्या बोलते हैं, राज्यरोहण का विरोध किया। तो उसके विरुद्ध आमिरों के विद्रोह का समर्थन किया था। तुर्क अमीरों ने क्या करा, उस पर नारी सुलभ सील का त्याग करने और याकूत खान नामक जो अबिसिनियाई अमीर पर अत्यधिक मेहरबान होने का आरोप लगाया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लाहौर और सरहिंद में विद्रोह पहाड़ों को उठा था, उसे स्वयं की सेना के साथ मिलकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया था। जब वह सरहिंद की ओर बढ़ रही थी, उसी समय खेमे में विद्रोह भड़क उठा। उसके बाद में क्या हुआ, याकून खां की हत्या कर कर रजिया को तब रविंद्र बठिंडा में बंदी बना लिया, परंतु रजिया ने अपने बंदी बनाने वाले सरदार अल्तुनिया को अपने पक्ष में रख लिया, जिससे उसके बाद रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। दिल्ली से फिर विजय करने की एक और असफल कोशिश की। रजिया बहादुरी से लड़ी लेकिन पराजित हो गई और केसर हरियाणा के पास 13 अक्टूबर 1240 कुछ डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, 13 अक्टूबर 1240 में कुछ डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ, मुइज़ुद्दीन बहरम शाह 1240 से 1242 था। ठीक है, इसके पहले था हमारा 1236 1239 हमारा रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये देखिए, रजिया के पश्चात 1240 ईस्वी में बहरम शाह सुल्तान बना, परंतु वह कुछ वर्षों तक गद्दी पर रह सका। इसका नाम मात्र सुल्तान था। ठीक है, राज्य की वास्तविक शक्ति का संचालन 40 गुलामों का दल करता था। ठीक है, ये रखना है मुइज़ुद्दीन बहरम शाह की। शासक पर अपनी पकड़ बनाने के लिए तुर्की अमीरों ने नायब मुल्कत रक्षा का पद बनाया, उस पर यदगीन को बहाल कर दिया, परंतु उसकी बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर बहरम शाह ने उसकी हत्या कर दी गई थी। 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया गया तथा 13 मई 1242 को बहरम शाह की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, यह सारे पॉइंट्स में याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी में आया। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र व इल्तुतमिश का पौत्र था, जो एक दुर्लभ और अयोग्य व्यक्ति था। वह नाम मात्र का शासक था। इसके शासनकाल में मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब और अबू बकर को वजीर बनाया गया था। ठीक है, बलबन को हाँसी का एकता प्राप्त हुआ। शासन की वास्तविक सत्ता वजीर मोहजुद्दीन के हाथों में थी, जो तजाकिस्तान का गैर तुर्क था। धीरे धीरे बलबन सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया। बलबन ने षड्यंत्र कर मसूद शाह को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारा है नसरुद्दीन महमूद आया। नसरुद्दीन महमूद क्या रहते हैं, 10 जून 1240 से युवा नसरुद्दीन महमूद शमसी मलिक द्वारा सुल्तान पद पर आसीन हुआ। उसने तुर्की अमीरों की शक्ति का अनुमान लगाकर संपूर्ण सत्ता चालीसा के सगना और नायाब बलबन के हाथों में सौंप दी। ठीक है, यार बलबन आया 1266 से 1287। बलबन के बारे में देखते हैं हम। गयासुद्दीन बलबन, उल्गू खान नामक एक तुर्क सरदार 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह अपने किताबी नामक बलबन के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसने बलबनी वंश की स्थापना की। गद्दी पर अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उसने घोषणा की वह विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज है। ठीक है, नेक्स्ट, बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव को नवराज को भारत में प्रारंभ किया गया था। फारसी नववर्ष था, वो किसने किया था, हमारा गयासुद्दीन बलबन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हुई। बन्नी लिखता है कि
मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले तथा सुल्तान के सबको नंगे पैरे दारुन अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी थी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु को शोक बनाया तथा भूमि पर सोए। ये सारी चीज़ें हमारे बलबन के बारे में हमारी लिखी गई है। ठीक है, केक्युवात था 1287 से 1290 के बीच में था। केक्युवात के बारे में बात करते हैं। सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके अमीर पुन्ना सक्रिय हो उठे। उन लोगों ने के खुसरो को मुल्तान भेज दिया। उसके स्थान पर बुकरा खां पुत्र केक्युवात को सुल्तान घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यरोहण के समय के बाद केक्युवात की आयु मात्र 17 वर्ष की थी। उसका पालन पोषण था उसके दादा बलबन के सक्षम हुआ था। ठीक है, वह विशाल राज्य का स्वामी बन गया और शराब स्त्री प्रसंग विशालता के जीवन में उसका लिप्त हो गया। और इतना बड़ा राज्य देखा, इतना बड़ा राज्य बन गया तो उसको वो गलत आदतों में पड़ गया। शराब स्त्री प्रसंग ये सब करने लग गया, जो आजकल लड़के करते हैं, गलत चीज़ है, करना भी नहीं चाहिए। तुर्की अमीर जो खिलजो का गैर समझते थे, जलालुद्दीन के शत्रु थे। इसके कुछ ही समय पश्चात केकुबाद लकवाग्रस्त हो गया, इसलिए तुर्की अमीर ने उसके पुत्र को शमसुद्दीन क्यूमस के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया है। ठीक है, ये देखना। इसके बाद क्या आया, क्यूमस 1290 ईस्वी में था। ये हमारा लास्ट शासक था गुलाम वंश का। इसके बारे में देखते हैं। तुर्की अमीरों ने केक्युबाद के नाबालिग पुत्र क्यूमस गद्दी पर बैठाया तथा जलालुद्दीन उसका संरक्षण नियुक्त हुआ। 3 माह पश्चात उसको बंदी बनाकर उसकी हत्या कर जलालुद्दीन सुल्तान बन गया। इस प्रकार इलबरी तुर्कों का शासन समाप्त हुआ तो खिलजी वंश की स्थापना हुई। इसके बाद हमारा आया खिलजी वंश। खिलजी वंश है, खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। खिलजी वंश हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, ये सारी चीज़ हमारी आगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको इसको देखिए, तो इसमें MPPSC, MP पुलिस और UPPSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ऐसे आपको आगे ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपके पार्ट्स बच जाएगा। ठीक है, पूरी चीज़ दी गई, इसको आप आगे कर लो। इसको लाइक सबसे पहले कीजिए, प्लीज़ सबसे लाइक कीजिए इसको देख के, और नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबाइए, और ऐसे ही मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच।